हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से क्यू स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं हूं ऋतिक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जनरल अवेयरनेस का, जो कि हेल्पफुल होगा आपके एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मेंस एग्ज़ाम के लिए। इस मॉक टेस्ट में हम तीनों सेक्शंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं आपकी तीनों सेक्शंस कौन कौन सी हैं, हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस करा था। पहली सेक्शन आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की, दूसरी सेक्शन आपकी स्टैटिक जीके की और तीसरी सेक्शन आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इन तीनों सेक्शंस के कंप्लीट क्वेश्चंस को हम इस मॉक टेस्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस मॉक टेस्ट में जो आपका मंथ कवर किया गया है वो आपका कवर किया गया है सितंबर मंथ, ठीक है। प्रेजेंट जो मंथ चल रहा है, तो मुझे लगा कि आपको प्रेजेंट मंथ के सबसे पहले पढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये मंथ चल रहा है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बैंक आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट जो कंसिस्ट करता है ना, तो उसमें लास्ट के 3 मंथ सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे सितंबर में एग्ज़ाम हो रहे थे, एक सितंबर मंथ, एक उससे पिछला मंथ और एक उससे पिछला मंथ, ठीक है। तो लास्ट 3 मंथ हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछ सकता है आपके लास्ट के 6 मंथ्स में से क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं आपके लास्ट के 3 मंथ में से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है आज के मॉक टेस्ट का। पहला क्वेश्चन बोलता है, निर्मला सीतारमन हैज़ रिसेंटली एड्रेस्ड 74th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। बोलते जो निर्मला सीतारमन है ना, तो कौन है निर्मला सीतारमन? जो निर्मला सीतारमन है वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हैं, ठीक है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने क्या एड्रेस किया है, क्या जिसकी किसकी अध्यक्षता करी है उन्होंने? 74th एनुअल जनरल मीटिंग, 74th एनुअल जनरल मीटिंग AGM ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडिया के पूरे इंडिया के जितने भी बैंक हैं उनकी एक एसोसिएशन है, एक कमेटी है, जिसमें क्या होता है पूरे बैंक्स की एक बार पूरे साल में एक बार कमेटी बुलाई जाती है, मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें पूरे बैंक्स की मतलब बैंक अपने अपनी ग्रोथ को, अपने अपने फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं उस मीटिंग में। तो उसके हेड कौन बने थे इस बार? आपके निर्मला सीतारमन बने थे, जिन्होंने एड्रेस किया इस मीटिंग को। और वो जो मीटिंग हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी, ठीक है। आपने इतना से याद रख लेना, इस मुंबई जो सिटी है ना, उसमें आपके बैंक के सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं। जितनी भी आपके बैंक है ना, सबसे ज़्यादा बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई में है। और जो आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपने मेरे को कमेंट में बताना है। और आपको मैं एक यहाँ पे एक जिसको बोलते हैं ना, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको 2 बैंक्स के हेडक्वार्टर तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। उस ट्रिक का नाम है CV लेकर बेंगलोर जाना है, ठीक है। CV लेकर बेंगलोर जाना है, CV लेकर बेंगलोर जाना है। C से कौन सा? कैनरा बैंक, और V से विजया बैंक, कैनरा बैंक और विजया बैंक। CV लेकर बेंगलोर जाना है, बेंगलोर मतलब बेंगलोर इनका हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताता रहूँगा हर मॉक टेस्ट में, जिससे आपको बैंक्स के हेडक्वार्टर भी याद हो जाएं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट हैज़ शॉर्ट लिस्टेड विच फर्म फॉर गिविंग लीगल एडवाइस ऑन अपकमिंग मेगा IPO ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी LIC। जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना LIC, तो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसने क्या सोचा है कि एक लीगल एडवाइस हायर किया जाए, लीगल एडवाइज़र हायर किया जाए, कोई फ़र्म हायर की जाए जो कि क्या करे, LIC को गाइड करे IPO के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? IPO के रिगार्डिंग। तो जो आपका IPO है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो जो आपका बिगेस्ट IPO है वो किसने फाइल किया है? अभी हाल ही में, अभी मतलब रिसेंटली जो बिगेस्ट IPO है, प्रेजेंट में जो बिगेस्ट IPO वो किसके पास है? तो वो आपका किसके पास है? पेटीएम के पास है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये रिसेंट न्यूज़ में है, पेटीएम जो है वो अपना बहुत जल्द स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने जा रहा है। क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है। पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया आपका, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया। तो ये
क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा पेमेंट बैंक जो वो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने जा रहा है, या फिर कौन सा बैंक पेमेंट बैंक अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर लेगा आने वाले टाइम में। तो वो कौन है? आपका पेटीएम बैंक है, ठीक है। पेटीएम बैंक जो है वो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, साइरल अमरचंद मंगलदास, ठीक है। साइरल अमरचंद मंगलदास एक फर्म है जिसको अपॉइंट करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके लिए? आईपीओ के रिगार्डिंग गाइड करने के लिए एलआईसी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन आईपीएल हिस्ट्री टू स्कोर 1000 रन्स अगेंस्ट वन टीम। तो सबसे पहले तो आपने मेरे को उस टीम का नाम बताना है जिसके अगेंस्ट जो वो आईपीएल में एक क्रिकेटर ने 1000 रन बनाए थे। तो उस क्रिकेटर का नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कौन है आपके? किस टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा? मुंबई इंडियन जो आईपीएल की टीम है एक, उसके कैप्टन है रोहित शर्मा। उन्होंने किस टीम के अगेंस्ट जो वो 1000 रन बनाए थे, मतलब आईपीएल में की हिस्ट्री में जो एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड माना जाता है, तो इन्होंने बनाए थे रोहित शर्मा ने। तो आपने मेरे को कमेंट में ये बताना है कि ये किस टीम के अगेंस्ट बनाए थे इन्होंने, ठीक है। मतलब जो लास्ट टाइम जिस टीम के अगेंस्ट खेले थे, तो कौन सी टीम के अगेंस्ट खेले थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, समर्पण पोर्टल वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट फॉर पीपल टू ऑफर वॉलेंट्री सर्विसेज। वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से सर्विस करना, स्वेच्छा से सेवा करना। तो समर्पण पोर्टल एक वेबसाइट बनाई गई है, किसके द्वारा? मैं आपको बता दूं, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है समर्पण पोर्टल, ठीक है। तो इस पोर्टल में क्या है, कोई भी इंडिविजुअल आकर रजिस्टर कर सकता है, किसके लिए? जो कि इच्छुक हो वॉलेंट्री सर्विसेज करने के लिए, मतलब अपनी इच्छा से स्वेच्छा से सेवा करने के लिए। जैसे कि एनएसएस में होता है ना, नेशनल सर्विस स्कीम में, उसमें हमें क्या सिखाया जाता है? सेवा करना, कि हम किस तरह से अपने आप में सेवा की भावना को जागृत करें, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, एनएसएस की जो टैगलाइन है ना, उसकी टैगलाइन क्या है? नॉट मी बट यू, ठीक है। नॉट मी बट यू। तो आपकी टैगलाइन भी पेपर में पूछ सकता है ये। बैंक की टैगलाइन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की टैगलाइन या किसी कंपनी की टैगलाइन, ये बैंक के एग्ज़ाम में आती ही आती है, ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं लोग, जो इंडिविजुअली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए आगे आना चाहते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 2021 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, तो मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रासेप्शन डे जो है ना, वो किस लिए मनाया जाता है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन की मतलब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रीच करने वाली है इंडिया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये डे बनाया गया है, जिस डे में ये अवेयर किया जाता है। इस डे का जो मोटिव है वो यही रखा गया है कि इसमें आपको अवेयर किया जाए कि आपको किस तरह से जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। आपको इसमें बताए जाते हैं तरीके कि आपको किस तरह से आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह से जो आप अपना, जिसको बोलते हैं ना कि अपना रोल निभा सकते हो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है सितंबर 26 को, ठीक है। 26 ऑफ सितंबर 2021 को ये वर्ल्ड डे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट डे से भी आना ही आना है, तो इसीलिए इस मॉक टेस्ट में आपका हर पार्ट जो है वो कवर करवाया जाता है, हर पोर्शन कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे किस दिन को ऑब्जर्व किया जाएगा, या किस दिन को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड अ क्रेटर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून आफ्टर विच पर्सन। बोल दो, जो आपका IMU है ना, सॉरी IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो IAU है ना, उसने क्रेटर होती है सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है जिसको अर्थ पर, मून पर या किसी भी ग्रह पर भेजा जाता है, उसको बोलते हैं हम क्रेटर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पेपर में क्रेटर पूछ लिया तो आप ये नहीं सोचने लग जाना कि क्रेटर क्या होता होगा। अब
तो क्रिएटर होती है सैटेलाइट। क्रिएट मतलब किस क्रिएटर का नाम जो है वो एक उस व्यक्ति के नाम के ऊपर रखा गया है जिसने कि क्या किया है, पूरे मतलब आर्टिक जो आपका आर्टिक है ना उसको एक्सप्लोर कर लिया है। आर्टिक ओशन है आपका, जैसे आर्टिक ओशन, या फिर आपका जो साउथ पोल है ना मून का, इस इंसान को ब्लैक मैन भी बोला जाता है, ठीक है, काला इंसान, ठीक है। तो उस इंसान का नाम है आपका, आई होप कि आप समझ गए होंगे, उस इंसान का नाम है मैथ्यू हैंसन, ठीक है। मैथ्यू हैंसन के नाम पर इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है, जो कि क्या करेगी, आपकी लूनर पे जाएगी, मून पर जाएगी। लूनर होता है मून, ठीक है। लूनर क्रेटर नाम बोला जाता है इस सैटेलाइट को, लूनर क्रेटर। तो पहले इसको लूनर क्रेटर बोला जाता था, अब इसको बोला जाएगा मैथ्यू हैंसन क्रेटर, जो कि क्या करती है, साउथ पोल ऑफ द मून पर जाती है, मतलब भेजी जाती है। साउथ पोल ऑफ द मून पर जो है वो भेजी जाएगी। साउथ पोल मतलब ये आपका मून है, तो इस पोल पर जो है वो सैटेलाइट भेजी जाएगी, ठीक है। तो मैथ्यू हैंसन के नाम पर इस सैटेलाइट का नाम रखा गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका, रेटिंग एजेंसी ICRA रिवाइज इट्स रियल GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन FY 2022 टू डैश फ्रॉम 8.5%। बोलता कि जो आपका ICRA है ना, एक रेटिंग एजेंसी है। ICRA एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बताना, ICRA की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICRA, या फिर ICRA में R क्या स्टैंड करता है। तो R स्टैंड करता है रेटिंग, ठीक है। A क्या स्टैंड करता है एजेंसी, ठीक है। उसी तरह से I क्या स्टैंड करेगा इंटरनेशनल, ठीक है। तो जो ICRA है ना, उसने क्या फोरकास्ट किया था, फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्शन करी थी। ये क्या बेसिकली ये जो एजेंसी है वो क्या प्रेडिक्शन करती है आपकी GDP ग्रोथ को, जो आपकी किसी भी कंट्री की GDP ग्रोथ है, आपकी इंडिया की होगी, किसी और कंट्री की होगी, ठीक है। तो वर्ल्ड की GDP ग्रोथ है, ये कंट्री फोरकास्ट करती है, प्रेडिक्ट करती है कि इस ईयर में ये GDP आपकी रहने वाली है। फाइनेंशियल ग्रोथ मतलब आपका जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो ये रहने वाली है, ठीक है। तो उसने इंडिया के लिए पहले क्या फोरकास्ट करा था, पहले क्या प्रेडिक्ट करा था कि जो आपकी इंडिया की GDP आने वाले टाइम में कितनी होगी, 8.5%। लेकिन अभी उसने रिवाइज कर लिया उसको, मतलब उसने चेंज कर दिया। तो बोल रहा है जो FY मतलब फोरकास्ट ईयर, फोरकास्ट मतलब आपका संभावना, मतलब जिसको बोलते हैं ना भविष्यवाणी साल या भविष्यवाणी ईयर। FY फोरकास्ट ईयर जो 2022 होगा ना, तो उसमें 8.5 करा था पहले, तो अब क्या कर दिया गया है उसको 9, उसने बोला कि अब 9 हो सकती है, ठीक है। कितनी हो सकती है, 9। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, आ सकता है पेपर में ये क्वेश्चन, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ICRA ने GDP ग्रोथ कितनी बताई थी, पहले कितनी बताई थी, 8.5 बताई थी, अब कितनी बता रहा है, 9% बता रहा है। और ये किस ईयर में बताएगा, ऐसे भी आ सकता है कि किस ईयर के लिए बताया गया है इसने, 2022 के लिए, 24 के लिए, ठीक है। तो किसके लिए बताया गया, 2022 के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद Amazon इंडिया टू ऑफर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू up to 25 lakh to individual sellers and small businesses registered on the e-commerce players online marketplace, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन डिस्कस करें, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट एजेंसी, जो आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी जो है, उसने एक ऐप लॉन्च करी है। उस ऐप का नाम आप याद रख लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। शॉप्सी, SHOPSY, शॉप्सी करके एक ऐप का नाम है, या एक पोर्टल का नाम है, उसने लॉन्च करा है फ्लिपकार्ट ने, कि जिस पे क्या कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इंडिया का या कोई भी इंटरनेशनल पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन जो इसका फ्लिपकार्ट को यूज़ करता हो, वो इस पर रजिस्टर करके अपना बिजनेस खोल सकता है या अपना बिजनेस चला सकते हैं। कैसे, प्रोडक्ट बाय और सेल करके। OLX आपको पता होगा कैसे उस पर बिजनेस करते हैं लोग, क्विकर हो गया, OLX हो गया। आजकल नई नई ऐप्स आ रही हैं, नई नई वेबसाइट्स आ रही हैं। मीशो करके एक वेबसाइट है जिस पे क्या होती हैं, कपड़ों का लेन देन होता है ना, पुराने कपड़े जैसे होते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी बार यूट्यूब में एड्स भी आती हैं उसकी, ठीक है। या फिर फ्लिपकार्ट की एक और वेबसाइट है या एक और ऐप है, उसका नाम क्या है, टू गुड करके, जिसमें क्या करती है फ्लिपकार्ट, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट जो आपके उनको सेल करती है, ठीक है, उनको बाय और सेल करती है। तो इस ऐप का मतलब ये जो ऐप है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस ऐप का नाम बताओ, या उस ऐप को क्या बोला है फ्लिपकार्ट ने, क्या नाम रखा है उस ऐप का, जिसमें हर पर्सन जो है वो बिजनेस कर सकता है, एक छोटा बिजनेस अपने आप में, ठीक है।
मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी फ्लिपकार्ट आपकी। और मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट ये है वो किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शॉपशी की, ठीक है, यहाँ से पता लग गया आपको। और फ्लिपकार्ट का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो है वो क्या है, फ्लिपकार्ट का ओनर है, ठीक है, याद रख लेना आप। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, अमेज़ोन ने क्या किया है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए किसके साथ साइन अप किया है, और वो फैसिलिटी कितने लाख तक दी जाएगी, 25 लाख तक। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपका एक फैसिलिटी होती है जिसमें एक आपका जैसे चेक होता है ना आपका, उसी तरह का एक ड्राफ्ट बनता है जिसमें आपका अमाउंट लिखा होता है कि आपने इतने अमाउंट की शॉपिंग करी है, आप इतने अमाउंट के हकदार हो, ये आपकी इस महीने की सैलरी होगी, ठीक है, ये इस महीने की आपने अमेज़ोन इंडिया से इतना इनकम करी है, ठीक है। तो बोलता कि 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट अमेज़ोन आपको दे सकती है मार्केट प्लेस में बिजनेस करने के लिए। तो किस बैंक के साथ टाई अप करा है उसने टाई अप करा है अमेज़ोन ने ICICI बैंक के साथ, ठीक है, याद रख लेना 25 लाख, याद रख लेना, ये लिमिट भी याद रखना, 25 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो अमेज़ोन ने साइन करी है ICICI बैंक के साथ, ठीक है। अब मेरे को ये भी बताना आप ICICI बैंक के ब्रांड एम्बेसडर का नाम और इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर, इसके हेडक्वार्टर और इसके टैगलाइन, ठीक है, ICICI बैंक की टैगलाइन, हेडक्वार्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर तो हमने शायद पिछले वीडियो में IDBI फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर का नाम डिस्कस करा था। अब हम पूछ रहे हैं ICICI बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बैंक में पूछे जाएंगे। ब्रांड एम्बेसडर हो गए आपके हेडलाइन होगी, बैंक की टैगलाइन होगी, ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया आपके, ये पूछे जाने हैं बैंक, मतलब डेफिनेटली ये आने ही आने हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among of the following had addressed the Summit for Information and Democracy on the sidelines of the UNGA organized at the Consulate General of France, New York? बोलता है इनमें से कौन से व्यक्ति ने क्या करा है, एड्रेस करा है किसको, समिट को, कौन सी समिट को, किस सम्मेलन को, इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी ऑन द साइडलाइंस ऑफ द UNGA ऑर्गेनाइज्ड। UNGA की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, जो आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो यूनियन मिनिस्टर, किसको बनाया गया हाल ही में, जब मोदी जी की कैबिनेट जो वो रिशफल हुई ना, दोबारा से बनी कैबिनेट मोदी जी की, तो उसमें न्यू मिनिस्टर बनाए गए, न्यू मंत्रालय, नए मंत्रालय दिए गए अपने मोदी जी ने, अलग अलग अपने मतलब जो इनके MP थे, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको अलग अलग मंत्रालय दिए। तो आपके हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले अनुराग ठाकुर जो कि 4 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार मतलब चौथी बार जो वो सांसद बने हैं, तो इनको मोदी जी ने एक मंत्रालय दिया जिसका नाम क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, मतलब खेल मंत्रालय और सूचना और प्रसारण विभाग जो है वो किसके पास है, श्री अनुराग ठाकुर जी के पास, ठीक है। तो ये किसके बेटे हैं, श्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के, ठीक है, जो कि आपके हिमाचल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो आपने मेरे को ये भी बताना है कि ये पहले अनुराग ठाकुर जी के पास इससे पहले कौन सी मिनिस्ट्री थी, या इससे पहले इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो क्या करा है, एड्रेस करा है किस सम्मेलन को, इंडिया इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी सम्मेलन को, ठीक है, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुआ था, फ्रांस न्यूयॉर्क में हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो आपका इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी समिट है ना, वो कौन से कंट्री में हेल्ड हुआ था, वो हुआ था आपके फ्रांस न्यूयॉर्क में, ठीक है। एक क्वेश्चन को एग्जामिनर 4-5 तरह से पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को डीपली समझना होता है, और ठीक है। और ये जो सम्मेलन था वो किसने ऑर्गेनाइज करा था, UNGA ने, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं किसने ऑर्गेनाइज करा था, UNGA ने ऑर्गेनाइज करा था ये सम्मेलन, ठीक है। और किसने एड्रेस करा, अनुराग ठाकुर जी ने एड्रेस करा, ठीक है। मतलब ये इंडिया के पहले मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक इंटरनेशनल सम्मेलन को एड्रेस करा है, ठीक है। ये भी आपका एक न्यूज़ में क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वाणिज्य सप्ताह इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम डैश बाय DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो DPIIT की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपको बता दूं। DPIIT ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डिपार्टमेंट है जिसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल
एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आता है, कॉमर्स के अंडर आता है, जो कि किसके अंडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ठीक है। तो आपने मेरे को ये बताना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर कौन है, ठीक है, इसके मिनिस्टर। और ये जो आपका वाणिज्य सप्ताह है ना, ये किसके मतलब वाणिज्य सप्ताह मतलब किसके सब रिगार्डिंग या किसके मतलब किसको देखते हुए ये सप्ताह मनाया गया, किस रिगार्डिंग मनाया गया, इसका पर्पस क्या था मनाने का। फार्म क्या होता है, आपकी खेती बाड़ी, इसको वो करना था, एनकरेज करना था कि लोगों के अंदर जो है वो फार्म करने की, जैसे खेती बाड़ी करने की भावना पैदा हो, ठीक है। तो इसमें मोटिवेट करा गया लोगों को, किसानों को, स्पेशली किसानों को मोटिवेट किया गया। फार्मर्स के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम था, जो कि पूरे हफ्ते भर के लिए चला था। इसको हमने वाणिज्य उत्सव भी बोला गया था, ठीक है, इसको वाणिज्य उत्सव भी बोला गया। ये कब से कब तक था, 20 से 26 सितंबर तक चला था, ठीक है। कब से कब तक चला था, 20 सितंबर से 26 सितंबर तक चला था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड 2 करोड़ पेनल्टी ऑन द प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉर ब्रीचिंग डिपॉजिट बोर्ड कंपोजिशन नॉर्म्स। बोलता जो RBI है ना, उसने हाल ही में पेनल्टी इम्पोज करी है 2 करोड़ की। कितने करोड़ की, 2 करोड़ की। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कितने करोड़ की करी है, 2 करोड़ की करी है, ठीक है। तो किस प्राइवेट बैंक पर करी है इसने, आपको अब नाम से क्लियर होगा कि फेडरल बैंक भी आपका प्राइवेट बैंक है, येस बैंक भी आपका प्राइवेट बैंक है, RBL भी प्राइवेट बैंक है और HDFC भी प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इन तीनों बैंकों के हेडलाइंस को याद रख लेना, ठीक है। इन तीनों बैंक की हेडलाइन जो है वो आपको याद होनी चाहिए, इनके हेडक्वार्टर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं येस बैंक अभी हाल ही में आपको पता है कि डूब गया है, ठीक है। कौन सा बैंक डूबा है, येस बैंक डूबा है अभी हाल ही में। इसका जो शेयर है ना, मतलब वो मार्केट डूब गया है, इसकी मार्केट डूब चुकी है येस बैंक, ठीक है। तो जिस बैंक पर RBI ने पेनल्टी इम्पोज करी है ना, वो बैंक है RBL, ठीक है। RBL बैंक है ये, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो राजस्थान में है, याद रख लेना। RBL बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। तो किसके लिए इम्पोज करी है मैं आपको बता दूं, RBI किसी भी बैंक पर पेनल्टी तभी इम्पोज करता है जब वो बैंक RBI के जो रूल्स है ना उनका पालन नहीं करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा RBI तब पेनल्टी इम्पोज करता है जब मान लो कि आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है, किसी अपने लोकल बैंक से लोन ले रखा है, जो आपके एरिया में बैंक है उससे लोन ले रखा है, आप उस लोन को नहीं भर रहे हो या फिर आप उसको मतलब उसकी भरपाई आप नहीं कर रहे हो। तो एक और इससे क्वेश्चन अराइज होता है, जब आप लोन की भरपाई नहीं करते हो तो आपका अकाउंट क्या हो जाता है, NPA हो जाता है, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसकी फुल फॉर्म होती है, NPA। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जब आप किसी लोन की भरपाई नहीं करते हो तो आपका अकाउंट क्या हो जाता है, कितने दिन के अंदर होता है, 90 डेज़ के अंदर। ये भी याद रख लेना, कितने दिन के अंदर होता है, 90 डेज़ के अंदर होता है। जब आप 3 महीने तक, मान लो आपने 2 साल के लिए लोन लिया था किसी बैंक से अपने किसी पर्सनल पर्पज़ के लिए, 2 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब 2 साल उसकी लिमिट थी, 2 साल के बाद आपको लोन भरना शुरू करना था। तो 2 साल के बाद अगर 3 महीने एक्स्ट्रा हो जाते हैं और आप लोन नहीं भरते हो तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, NPA हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने 1-2 किस्तें दे दी हैं और आप 2 किस्तों के बाद जो वो 3 महीने तक किस्तें नहीं देते हो, मतलब 90 दिन तक किस्तें नहीं देते हो, तो आपका जो अकाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NPA हो जाएगा, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और RBI ने इस बैंक पर पेनल्टी इम्पोज करी है, ठीक है, फॉर ब्रीचिंग मतलब तोड़ने के लिए डिपॉजिट्स एंड बोर्ड कंपोजिशन नॉर्म। जो बोर्ड की कंपोजिशन है ना, जो आपका RBI है उसकी जो कंपोजिशन है, मतलब उसके नॉर्म्स को, उसके रूल्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये आपका करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग टुक ओवर द 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। इसकी हेडलाइन आपने याद रख लेनी है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। इसकी हेडलाइन क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। NCC की हेडलाइन है ये।
और जो इसके अभी हाल ही में 34th डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, हाल ही में इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करे गए हैं और वो कितने नंबर के डायरेक्टर जनरल है? 34th नंबर के डायरेक्टर जनरल है। वैसे ये क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है आपसे कि जो आपके गुरबीर पाल सिंह है ना वो कौन से नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं आपके एनसीसी के, या फिर गुरबीर पाल सिंह किस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल बने हैं? किसके बने हैं? नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, एनसीसी इसके। ठीक है, एनसीसी के। तो एक क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। गुरबीर पाल सिंह इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among of the following has become the first women speaker of the Gujarat Legislative Assembly? तो बोलते कौन सी वुमेन जो फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा अध्यक्ष पहली बार किसी महिला को बनाया गया है। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द स्पीकर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? वो निम्माबेन आचार्य को। ठीक है, निम्माबेन आचार्य को। अब याद रख लेना आप, अगर आपको नहीं भी याद हो ना कि जैसे मान लो आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे आपको हिंट भी मिलते हैं, हिंट भी आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि गुजरात में क्या बोलते हैं औरतों को? बेन बेन करके बोलते हैं ना, बेन, जैसे निम्मा बेन। ठीक है, कोई भी और बेन, जैसे बेन करके। ठीक है, तो बेन करके भी आपका इसका आंसर आप पता लगा सकते थे कि अगर कोई ऑप्शन अलग अलग दिए होते हैं और एक में दिया होता बेन, तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते थे। ये मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक 50-50 जिसको आप बोल सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हो आपकी ये आपका आंसर हो सकता है, मतलब होगा ये आपका आंसर। ठीक है, तो बात गुजरात की कर रहा था मैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं जो गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली है ना उसमें कितने, उस हाउस में कितने मेंबर हैं, उस विधानसभा में कितने मेंबर हैं? 182 मेंबर हैं। ठीक है, कितने मेंबर से बनी है वो? 182 मेंबर से बनी है। कितने एमएलए हैं उसमें? 65 एमएलए हैं। ठीक है, और उन्हीं एमएलए में से एक एमएलए जो वो आपकी कौन सी है? निम्बाबेन आचार्य, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं ये, बीजेपी पार्टी से। और जो अपोजिशन आपकी वहाँ पे कांग्रेस, वो सहमत थे इनको अध्यक्ष बनाने के लिए, स्पीकर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष बनाने के लिए। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने इनको सपोर्ट करा था। ठीक है, निम्बाबेन आचार्य इसकी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी दिव्यांगजन हैज़ रिसेंटली बीन फेलिसिटेटेड विद हुनरबाज अवार्ड? ठीक है, तो नाम से पता चल रहा होगा, हुनरबाज अवार्ड मतलब जिनके पास कोई स्किल है अपनी। ठीक है, या जिनमें जिस अवार्ड में कोई स्किल, जो अवार्ड किसको दिया जाता है? जिस किसी स्किल को देखते हुए, जैसे किसी इंसान के अंदर कोई स्किल है, हुनरबाज मतलब स्किल वाला इंसान। तो दिव्यांगजन कौन होते हैं? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो कितने दिव्यांगजनों को हुनरबाज अवार्ड दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा 75। पूरे इंडिया में 75 लोगों को दिव्यांगजन अवार्ड दिया गया है, मतलब हर स्टेट के लोग इसमें लिए गए हैं। तो जो इंडिया के 789 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, टोटल 789 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको लिया गया है। 75 लोग सिलेक्ट करे गए हैं इसके लिए, हुनरबाज अवार्ड के लिए, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? कौशल के लिए, कौशल मतलब स्किल के लिए। ठीक है, और ये अवार्ड कौन देता है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और हाल ये अवार्ड जो वो किसके उपलक्ष्य पर दिया गया है? आपका जो आपके दीनदयाल उपाध्याय है ना, उनके जो जन्मदिन था, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दिया गया था। ठीक है, आपने मेरे को ये बताना है जो दीनदयाल उपाध्याय हैं उनका कौन सा कितनवां जन्मदिन था इस बार, जिस मतलब अभी इस साल 2021 में उनका कितनवां जन्मदिन था जिसके उपलक्ष्य पर ये अवार्ड जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और जो ये उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक स्कीम भी चलाई गई है, जैसे स्किल इंडिया स्कीम है ना, उसी तरह से एक स्कीम चलाई गई है जिस स्कीम का नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, DDU-GKY। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय
ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण से क्लियर हो गया ना किसके अंडर आएगी? रूरल डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, ठीक है। तो 75 लोगों को ये अवार्ड मिला है, दिव्यांगजनों को, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who among of the following has addressed India's first cooperative conference at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi? बोलते हैं इनमें से किसने जो है वो एड्रेस किया है इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? अभी हाल ही में एक मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाई गई इंडिया में जिसका नाम क्या रखा गया है, मतलब किस मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, जो आपका व्यापार है, कंपनीज़ की मिनिस्ट्री है, जिसमें सारी कंपनी जिसके अंडर आती हैं, कॉरपोरेशन, सहकार जिसको हम बोलते हैं। आपका कोऑपरेटिव बैंक क्या है? सहकारी बैंक है, एक सहकार कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो आपने मेरे को ये बताना है जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है ना, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री जो है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री जो है, उसके मिनिस्टर का नाम कौन है? अभी अभी हाल ही में उसके मिनिस्टर बनाए गए हैं आपके, ठीक है। जो आपके पहले होम मिनिस्टर थे, यूनियन होम मिनिस्टर थे, श्री अमित शाह जो है वो आपके क्या बनाए गए हैं? कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो वो एड्रेस करी है इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है किस स्टेडियम में एड्रेस करी है, ठीक है। और किसने करी है? अमित शाह ने करी है। कहाँ पर करी है? न्यू दिल्ली में करी है, ठीक है। न्यू दिल्ली में करी है और अमित शाह इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन आर्मी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव इन विच सिटी? अब मैं आपको बता दूं जो इंडियन आर्मी है ना वो एक सांस्कृतिक महोत्सव ऑर्गेनाइज करने जा रही है जिसका नाम क्या रखा गया है, जिसकी थीम क्या रखी गई है? बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है। तो ये किसके उपलक्ष्य पर मनाया जा रहा है? जब इंडिया और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल कर ली थी, जब मतलब उसने जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना जो पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर पाकिस्तान को हरा दिया था। और उन्होंने इंडो पाक वॉर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इंडो पाक वॉर, ठीक है। इंडो पाक वॉर कब हुआ था आपका? ये 1971 में हुआ था, ठीक है। तो इस साल दिसंबर 2021 में, 21 दिसंबर 2021 में, आपने डेट याद रखनी है, 21 दिसंबर, ठीक है। 21 दिसंबर 2021 में इसको 50 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो आज़ादी के मतलब लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर, विजय के 50 साल पूरे होने पर जो आपकी इंडियन आर्मी है वो एक महोत्सव ऑर्गेनाइज करने जा रही है, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रही है जिसका नाम क्या रखा गया है? बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव, ठीक है। और वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज करेगी? कोलकाता में ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। कोलकाता में ऑर्गेनाइज करेगी, ठीक है। तो आपने मेरे को ये बताना है जो इस बार हमारे भारत को आज़ाद हुए 50 साल हो गए, तो जो 50 साल होने पर, सॉरी 50 साल नहीं 75 साल हो गए, आई एम सॉरी, 50 साल जो है वो आपके हिमाचल के स्वर्णिम राज्य का दर्जा, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा जब प्राप्त हुआ था, तो स्वर्णिम राज्य जो अब आपका हिमाचल के मतलब 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी हिमाचल और इंडिया के बीच में, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो जो आपका इंडिया है ना उसको 75 साल आज़ादी के पूरे हो गए हैं। तो इस पर मोदी जी ने लाल किले से किस थीम का उद्घाटन करा था, मतलब किस थीम को इन्होंने बोला था? आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। क्या बोला था? आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये इसका थीम रखी गई थी। 75th इंडियन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। कोलकाता इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट और यूटी has recently decided to set up an electronic park in Yamuna Expressway Industrial Development Authority YEIDA, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। YEIDA की फुल फॉर्म है यमुना एक्सप्रेसवे
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो बेसिकली आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क होता है ना, मतलब कोई भी पार्क होगा, पार्क का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पर सिचुएटेड हों। जैसे आपको पता है चंडीगढ़ में आपका क्या आईटी पार्क है, ठीक है, आपके दिल्ली में बहुत सारे पार्क हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पर काम करती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है चंडीगढ़ में क्या है, राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जो जहाँ पे आपका, तो जो आपके पार्क होते हैं ना, पार्क मतलब जहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है वो आपकी कौन सा राज्य जो है वो अभी उसको लॉन्च करने जा रहा है, अंडर द विच अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपका जी उत्तर प्रदेश है ना, वो लॉन्च करेगा अभी इलेक्ट्रॉनिक पार्क, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क लॉन्च होगा, जिसमें कौन कौन सी कंपनीज होंगी, मोबाइल फ़ोन्स की कंपनीज होंगी, टेलीविजन्स की कंपनीज होंगी, बहुत सारी अलग अलग फर्म्स होंगी, तो वो एक साथ उस कैंपस में मिलके काम करेंगी, ठीक है। मतलब उस कैंपस में बहुत सारे फर्म्स, एक ही कैंपस में बहुत सारी फर्म जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे खोल लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पे बनने जा रहा है, आपका उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैंपेन WCC बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो किन को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए मानिका शियोकान, ठीक है। मानिका शियोकान को आपको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, गुडविल का ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, ठीक है। आपने याद रख लेना वाटर कंजर्वेशन कैंपेन गुडविल, बस इतना याद रख लेना, वाटर कंजर्वेशन कैंपेन गुडविल, किसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है, मानिका को, इतना याद रखना, मानिका, ठीक है। WCC मानिका, ठीक है, WCC किसको बनाया गया, मानिका को, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक और नए मॉक टेस्ट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।